सभी लोग जानते हैं इवेंटी से पहले इस सिस्टम का नाम स्विग हुआ करता था, स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप। तो जब आज से ये बात हो गई करीब, जब कंपनी शुरू हुई थी, ये बात है 2014 से, ठीक है। और इसकी स्थापना सभी को पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ। इसकी स्थापना स्काईवे टेक्नोलॉजीज यानी इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को फंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्थापना एंड्री हावर्टो सर ने की थी। ये बात है सन 2014 की। और 2011 से ऑलरेडी आंद्रे हावर्टो सर एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की एक संस्था ऑलरेडी रन कर रहे थे, जिसमें वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज, फाइनेंशियल ट्रेनिंग की, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज आप जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे थे दुनिया के लिए। और उनके इंस्टीट्यूट से लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज किए। 2014 में जब आंद्रे हावर्टो सर एनाटोली यूनिस्की सर से मिले, ठीक है, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। उनके साथ एक 20 साल का एग्रीमेंट हुआ कि हम आने वाले टाइम में, क्योंकि एंड्री हावर्टो सर बड़े विजनरी हैं, उनको ये समझ में आ गया कि इस प्रोजेक्ट को दुनिया की कोई ताकत इतनी आराम से फंडिंग करने वाली नहीं है। बैंक कभी नहीं करना, बैंक कभी उसको फंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी चाहती है। 2014 में ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा जुआ था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान दुनिया की बहुत सारी संस्थाओं ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और बहुत सारी संस्थाओं ने इस पर सवालिया निशान लगाए, ठीक है। क्योंकि क्राउड फंडिंग को बहुत जगह मान्यता है, बहुत जगह नहीं है। तो इस तरीके से इनके काम करने के तरीके पे सवालिया निशान उठाए, ठीक है। लेकिन आंद्रे हावर्टो सर ने बहुत ब्यूटीफुली एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया और अपनी ऑनलाइन एजुकेशन जो वो ऑलरेडी दे रहे थे, ऑलरेडी ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर दे रहे थे, उनके साथ उस अपनी बिजनेस एजुकेशन के साथ, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ इस इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के प्री आईपीओ, प्री इक्विटी शेयर जिनको हम पाइप्स बोलते हैं, उसको इसके साथ क्लब किया, मर्ज किया और उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया। अपनी एजुकेशन जो ऑलरेडी वो दे रहे थे, उसी के साथ इन्होंने इसको देना शुरू करा और क्राउड से पैसा कलेक्ट करना शुरू करा। और 2014 से 2018 तक, 19 तक उन्होंने इतिहास लिख दिया और स्काईवे टेक्नोलॉजी यानी इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को फंडिंग मुहैया कराई बहुत मास लेवल पे। फलस्वरूप स्काईवे टेक्नोलॉजी आज एक इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी आज एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने। और आज उसके प्रोजेक्ट्स लगने की कगार पे आ गए हैं। हालांकि लॉकडाउन से वहाँ भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है वो दुबई में अबू धाबी और शारजा के बीच ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के प्रोसेस में। तो उसके बाद चूंकि इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के जो 15 स्टेजेस थे वो अबाउट कंप्लीशन में थे, तो आंद्रे हावर्टो सर ने इस जो वर्किंग फोर्स जो इन्होंने 2014 से लेके 2019 तक खड़ी करी थी, करीब 1.5 से 2 लाख लोग का एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया था, उसके साथ कुछ ना कुछ व्यापार या कुछ ना कुछ बिजनेस कंटिन्यूएशन में देना था उन्हें, ठीक है। और उनके दिमाग में इसकी रूपरेखा बहुत पहले से ही बन गई थी। उनको करना क्या, उनके दिमाग में आ गया था कि अगर मैं इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो कि बेलारूस में लगा हुआ है, उसको अगर मैं फंड करा सकता हूं, तो मैं जो दुनिया में मैंने जो 20 प्रोजेक्ट्स में अभी काम करना शुरू करा है, इसकी क्यों ना मैं इसको आगे बढ़ाऊं या इसकी को ओनरशिप देके, ठीक है, अपने साथ अपनी टीम को इन्वॉल्व करूं और आगे एक बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाऊं। उस दिशा में उन्होंने काम किया और मलेशिया में फरवरी 2019 में बंगी कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जहां से पूरी दुनिया से हजारों लोग पहुंचे। हम लोग भी उसी में गए थे, भारत से 30 लोग गए थे। और वहां पर जाके उन्होंने जो है पर्दा उठाया अपनी उस जानकारी से, अपनी उस तैयारियों से जो वो पिछले कई सालों से कर रहे थे। उन्होंने
सबको बताया कि किस तरीके से हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है। 80 बिलियन शेयर्स हम लोग मार्केट में उतारने वाले हैं और उस शेयर्स के माध्यम से सबको को ओनरशिप दी जाएगी। प्रोसीजर वही रहेगा। ये शेयर उन्हीं को फ्री मिलेंगे जो लोग हमारा एजुकेशन पैकेज, प्री आईपीओ एजुकेशन पैकेज यानी एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज जिसे हम ईआईपी बोलते हैं, वो सब्सक्राइब करेगा। 2011 से ऑलरेडी वो कर रहे थे, 2014 से भी उन्होंने किया और 2019 से भी उन्होंने यही किया कि जो हमारा फाइनेंशियल ट्रेनिंग का पैकेज को सब्सक्राइब करेगा उसके साथ ये क्रिप्टो यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसको। तो उन्होंने 30 मार्च 2019 से इन सीआरयूज का विपणन शुरू किया, सेल्स शुरू की, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड एंड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, आज आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट स्टेज में हमारे साथ थे? जरा मुझे चैट सेक्शन पर लिख के बताएंगे। नी करके लिखिए, ME नी। जो भी लोग हमारे साथ फर्स्ट स्टेज में इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, फर्स्ट स्टेज में यानी सीआरयू के फर्स्ट स्टेज मार्च 2019 में, मुझे स्क्रीन पे लिख के बताइए। राइट, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड थे। अभी हम लोग 163 हम लोग इस समय टोटल गैदरिंग है और उसमें से करीब 15-20 लोग 25 लोग ऑलरेडी हमारे साथ स्टेज 1 से भी काम कर रहे हैं और उससे पहले से भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, वहां से ये सफर शुरू हुआ और धीरे धीरे ये सफर आगे बढ़ा। ठीक है, हर स्टेज की तरह यहाँ पर भी कंपनी ने जैसे पहले किया था, जब इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के हम लोग PIP प्री इक्विटी शेयर्स जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसी तरह से CRU के भी डिस्ट्रीब्यूशन होते चले गए। CRU आगे बढ़ता चला गया, ठीक है, और धीरे 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 धीरे, ठीक है, CRU को कंपनी चरणबद्ध तरीके से एक पूरी प्लानिंग के तहत, ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है और आंध्र ऑफिसर प्लानिंग में बहुत जबरदस्त है। तो उन्होंने चरणबद्ध तरीके से इसकी कॉस्टिंग इंक्रीज करी, इसको राइज किया, इसके प्राइस इंक्रीज किए, ठीक है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम आने वाले टाइम में फर्स्ट फेज में हम 30 बिलियन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और 30 बिलियन को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। खैर, वो फर्स्ट स्टेज अब हमारी जो है जनवरी में आकर फिनिश हुई। हम लोग सेकंड स्टेज में एंटर हुए, सेकंड फेज में एंटर हुए। सेकंड स्टेज में 2.1 स्टेज हमारी ऑलरेडी रनिंग है। इसमें हार्डली आज 3 दिन बचे हैं। आज टुडे 28, तो आज का दिन है, 29 है और 30 है, 3 दिन बचे हैं। इस 3 दिन में आपको जितना लाभ लेना है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो करूंगा कि अब इस 3 दिन के अंदर क्या इस समय स्ट्रेटेजी है, क्या मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और जो लोग आज भी चूक रहे हैं, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बिल्कुल ये मत सोचिए अपने दिमाग से कि यार ये अपॉर्चुनिटी हमसे निकल गई या ये अपॉर्चुनिटी में हम शुरू में जुड़ जाते तो हम लोग बहुत अच्छे रहते और अब ये अपॉर्चुनिटी काम करने योग्य नहीं रही, ठीक है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में लोगों ने पहले से ही एक धारणा बनाई होती है, जो पहले आएगा वही सक्सेस रहेगा, बाकी लोग नहीं कमा पाएंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी, बिल्कुल गलत सोच है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज से 2014 में इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के लिए फंड रेजिंग करना इजी था या आज के टाइम में, अब से 2 महीने पहले जब ये इसके मिलते थे तब इजी था? मुझे लिख के बताइए, 2014 में इजी था या 2020 में इजी था? बताइए मुझे, बताइए मुझे। 2020 में इजी है। रीजन, तब तो माइलस्टोन स्थापित किया जा रहा था ना, तब तो सब चीजें बनाई जा रही थी ना। कैसे पहले दिन बिलीव दिया जाता, बिलीव दिलाया जाता दुनिया को कि हम ये काम करने जा रहे हैं और हम इसको कर पाएंगे। बैंक भी सवाल उठाते थे, कई कंट्रीज सवाल उठाते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सवाल उठाते थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन आंद्रे हॉफस्टर सर के फंड ने, जो उन्होंने
इस मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट से इकट्ठा किया और वो दुनिया उनको दिया, और एनाटोली यूनिस्की के दिमाग ने इस प्रोजेक्ट को सक्सेस कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आंद्रे हावर्तव सर ने एक और स्टेप आगे आके सोचा कि वो तो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, हमने जिसको फंड किया था, आने वाले टाइम में हम इसके इसके बराबर, इससे छोटे, इससे बड़े और प्रोजेक्ट लेकर आएंगे दुनिया के अंदर, जिसे हम अपने जिसकी कोनरशिप भी हम दुनिया को देंगे, और उन्होंने वो चीज करके दिखा दी। तो मुझे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये बहुत इजी था कंपनी के लिए? जब 2000 मार्च 2019 में जब उन्होंने प्रोजेक्ट को सेल किया, जब उन्होंने सीआरयू को सेल करना शुरू करा, तब इजी था सेल करना या आज इजी है सेल करना? क्या तब कंपनी के पास 20 प्रोजेक्ट के अलावा कोई 21वां प्रोजेक्ट था? क्या उस समय प्रोजेक्ट्स थे? प्रोजेक्ट आज है कंपनी के पास 65 से ज्यादा प्रोजेक्ट है। आज जो लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गए, जिन्होंने इवेंट देखा, मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने में कंपनी ने अभूतपूर्व कलेक्शन किया पूरी दुनिया से और उनको प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया। तभी तो वो अक्टूबर 2019 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के 5th बर्थडे में दुनिया के सामने बता पाए कि उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स खड़े कर लिए हैं। क्या मार्च में वो चीज दिखाई जा सकती थी? नहीं, पॉसिबली नहीं था, क्योंकि तब प्रोजेक्ट ही 20 थे उनके पास। अक्टूबर आते आते ही 65 से ज्यादा हो गए और लगातार इन पे काम चल रहा है। तो जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे, उतने हम नए कीर्तिमान बनाते जाएंगे, उतने ही हम नए प्रोजेक्ट बढ़ाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे समझने की बात यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, हमारी कंपनी के क्रियाकलाप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं, तुलसी राम जी बोल रहे हैं वॉइस नहीं है। वॉइस आ रही है? +1 दीजिए। वॉइस अगर मेरी आ रही है तो, आवाज अगर आ रही है। हालांकि मेरी साउंड आज लो साउंड कर रहा हूं मैं काफी, क्योंकि अंदर से तबीयत ठीक नहीं है जी। ओके, तो अंडरस्टैंड करिए, मार्च 2019 में हम लोग सिर्फ एक, जैसे कि 2014 में सिर्फ एक छोटा सा मॉडल था एनातोली यूनिस्की जी के पास दिखाने के लिए कि भाई ये छोटा सा मॉडल है, इस तरह से हम स्ट्रिंग रेल टेक्नोलॉजी का, मैंने रिसर्च पिछले 40 साल में करा और मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ। और जब डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगेगा, तब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुगम करना चाहती हैं, सरल करना चाहती हैं, ठीक है, वो हमारे इस मॉडल को अपनाएंगे और हमारे प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड लगेंगे। ठीक है, और तब हम एक बहुत बड़ा दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में चेंजेस लेके आ पाएंगे। तो उन्होंने वो सपना 2014 में देखा था। इसी तरह से आंद्रे हावर्तव सर ने ये सपना 2019 में देखना शुरू करा कि किस तरीके से हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी ताकत बन के दुनिया के सामने उभरेंगे। तो ये चीज उन्होंने 2019 में देखी और वो उसे पूरा करते जा रहे हैं। और अक्टूबर 2019 तक उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब सवाल आता है, कि काफी लोगों का सवाल होगा कि साहब प्रोजेक्ट्स तो स्टार्ट हो गए, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ये डिविडेंड क्यों नहीं आ रहा है? कितने लोगों का सवाल है ये? जरा प्लीज मुझे लिख के बताइए। यस, आई एम ऑलरेडी टेकिंग हॉट वाटर, थैंक यू भाई साहब। मुझे बताइए कितने लोगों का सवाल है, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, जिसके मन में ये आ रहा है कि यार अगर मी लिखिए, चैट सेक्शन पे मी टाइप करके लिखिए, कितने लोगों का सवाल आ रहा है कि हाँ, कि अगर कंपनी के इतने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सब कुछ है, तो डिविडेंड क्यों नहीं आ रहा? प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? आंधे हाथों से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रख रहे हैं क्या? बहुत लोगों का सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है। देखिए, अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी। कंपनी के लिए बहुत इजी है, अगर ये स्कैमिंग कंपनी और स्कैमर कंपनी होती ना, तो कंपनी के लिए बहुत इजी था
कंपनी आपको डिविडेंड देती रहती। कंपनी 1 रुपया डिविडेंड देती है, 100 रुपए का बिजनेस मार्केट से उस 1 रुपए के डिविडेंड के बेसिस पे आप लोग उठा के ले आते। कितना ईजी था। कंपनी 1 रुपए का या 10 रुपए का डिविडेंड देती और 100 रुपए का बिजनेस आप मार्केट से उठा के ले आते। कंपनी 3 महीने अच्छा डिविडेंड देने लगे। अभी आप देखिए 3 महीने के अंदर कितना कितना जबरदस्त बिजनेस कंपनी में वापस पड़ने लगेगा। आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। यहां पर एक्चुअल चीजें हो रही हैं। यहां पर वो हाइपोथेटिकल प्लान्स या प्रोग्राम्स नहीं है। ये HYIP प्लान्स के अंतर्गत नहीं आता है। HYIP प्लान कभी आप गूगल करके देखिएगा, हाई यील्डिंग इनकम प्लान। 1% डेली ले लो, हम आपसे पैसा लेके फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगा रहे हैं और वहां से डेली डेली हम जो है 10% 20% पैसा बना लेते हैं और 1% आपको दे रहे हैं। तो आदमी क्या सोचता है, हाँ यार फॉरेक्स ट्रेडिंग में, शेयर ट्रेडिंग में वाकई इतना पैसा तो आता ही है, ठीक है। और वहां से कंपनी 10% 20% पैसा निकाल रही है, अरे हमें तो 1% दे रही है और हमें 1% डेली मिलता रहेगा, यानी 30% महीना मिलता रहेगा तो बहुत है। कहीं इतना रिटर्न नहीं आता है। और ये जो 30% देने वाली कंपनी, 60% देने वाली कंपनी, साल में दुगनी वाली कंपनी, 3 महीने में दुगना देने वाली कंपनी जो होती है, अगर एक बात को समझनी पड़ेगी आप लोगों को, आप लोगों में बहुत सारे लोग, मैं पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, 20 साल पहले इस तरह की कोई स्कैमिंग चीजें नहीं होती थी। ये 2010 से जो है 11-12 से जो है 2009 से लेके 11-12 से ये चीजें होनी शुरू हुई है। पहले सिर्फ ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेस्ड प्लान ही चलते थे, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स की जो बाहर आई है 2008 के बाद से लगातार ये बाहर आती चली गई। तो आप ये समझिए कि कहीं भी 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में दुगना नहीं होता। अगर होता तो भारत सरकार अपना सारा पैसा इस मध्य के टाइम में उन कंपनीज को दे देती और उनसे डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना करके करती रहती, उनसे डील कर लेती, करती रहती और अपनी अर्थव्यवस्था चालू रखती। कितना इजी था सरकार के लिए। तभी तो सरकार इस पर अंकुश लगा देती है, क्योंकि एक NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस होता है, टाटा फाइनेंस होता है, बजाज फाइनेंस होता है, चोलामंडलम फाइनेंस होता है, ठीक है। ये जो ये फाइनेंस कंपनीज होती हैं, ये इनको बोलते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये NBFC कंपनीज भी 1.5% से ज्यादा महीने का रिटर्न नहीं दे सकती आपके डिपॉजिट्स पे। वो कंपनी क्या करती है, 1.5% का आपसे फंड ले लेती है 1.5% रिटर्न के बेसिस पे, और आपको और उस पैसे को फर्दर लोन को उठाती है, फाइनेंस करती है, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह करती है, और वहां से जो है ज्यादा अमाउंट पे फाइनेंस करके बीच का जो है डिफरेंस कमाती है। वो कंपनीज भी 1.5% मंथली से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकती। तो जो 30% महीना देने की बात करते हैं, 50% महीना देने की बात करते हैं, 1% डेली देने की बात करते हैं, वो कहां से दे सकते हैं। ये चीज समझनी पड़ेगी। आज अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग का अगर स्वरूप बिगाड़ा है तो इन्हीं जैसी कंपनीज ने बिगाड़ा है। ये चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो समझना यह है कि हम लोग रियल टाइम बिजनेस कर रहे हैं। क्या रियल टाइम बिजनेस में बहुत बड़े प्रॉफिट निकाले जा सकते हैं? मुझे बताइए, क्या रियल टाइम बिजनेस में अगर आपकी एक गारमेंट शॉप है, आपने क्या करा, 1 करोड़ रुपए महीना लगा लिया, 1 करोड़ रुपए सॉरी, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट शोरूम लगाने में किया, दुकान, जमीन वगैरह शोरूम बनाया, उसके अंदर आपने स्टॉक भी भरा, आपका 1 से 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, ठीक है। अब पहले महीने आपकी सेल हुई, पहले महीने कोई 1 करोड़ की सेल तो हो नहीं जाएगी, ठीक है। पहले महीने आपकी 10 लाख रुपए की सेल हुई, ठीक है। उस 10 लाख रुपए में 10 से 15% आपका प्रॉफिट है, 1.5 लाख रुपए। क्या आप 1.5 लाख का 1.5 लाख पूरा प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं? अगर आप पूरा प्रॉफिट घर ले जाएंगे तो आप नया जो एडिशन करना है या जो स्टॉक बढ़ाना है, क्योंकि दुकानदार से आप पूछिएगा, दुकानदार जो भी होंगे, आप लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, क्या दुकानदार डेली, क्या दुकानदार अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो जो भी उसकी सेल हुई वो सारा पैसा घर नहीं ले जा सकता, वो उसमें से कुछ ही पैसा ले जाएगा, बाकी उसको वहीं री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फैशन हमेशा चेंज होता है, स्टॉक उसको नया मेंटेन करना है, पुराना स्टॉक में से सारा पैसा उसका प्रॉफिट का नहीं होता है, उसको उस प्रॉफिट में से डेड स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी बाद में वो सीजन एंड पे सेल लगा देता है।
कि चलो मैं रेट टू रेट निकाल देता हूं या कम मार्जिन में निकाल देता हूं। होता है ना ऐसा। कई लोग कहते हैं कपड़ों में बहुत मार्जिन है, तो कपड़ों में बहुत बेकदरी भी होती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आते, जो उन पे हाथ भी नहीं लगते, जो सेल में भी बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो समझिए, कोई भी बिजनेस जिस तरीके से हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में घुसने के बाद हम लोग सोचने लगते हैं, कोई भी बिजनेस वैसे नहीं चलता। कोई भी बिजनेस वैसे नहीं चलता कि ओवर द नाइट आपको रिच बना दे। ओवर द नाइट रिच आपको अरबपति करोड़पति बना दे, नहीं हो सकता। सोच के देखिए, जो मार्केटिंग कंपनीज 1% डेली या 30% महीना की बात करती है, वो क्या करती है? बाइनरी प्लान्स होते हैं, 5-6 लेवल तक पैसा बढ़ जाता है। लोग स्ट्रक्चर ऐसा लगा लेते हैं कि 5-6 लेवल तक आपका पैसा बढ़ जाता है, 50-60% पैसा वहीं निकल गया, 10% डायरेक्ट रेफरल में निकल गया, 50-60% तक यहीं निकल गया, और बाकी 10% का रिवॉर्ड बढ़ गया। तो 60-70% पैसा निकल गया, कंपनी के पास क्या पहुंचा? सब जगह आपको दिखा दिए गए कि हम चलते रहेंगे। लोग क्या करते हैं, लोगों को लाते रहते हैं अपने 10% बाइनरी और 10% डायरेक्ट जो है रिवॉर्ड के लालच में और डायरेक्ट रेफरल के लालच में लोगों को लाते रहते हैं। लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर नहीं होता और कंपनी रन हो जाती है, रन हो जाती है। यहां आपको एक बात समझनी है, सीआरयू 12 पैसे का शुरू हुआ था, तो आज अगर लॉक वाला सीआरयू 7 से 8 रुपए का सेल हो रहा है, ठीक है, तो कंपनी उसके प्राय मतलब कंपनी इतना रिटर्न नहीं दे रही है, पब्लिक खरीदने के लिए तैयार है उस रेट पे, इसलिए इसके प्राइस बढ़ रहा है। भाई कंपनी की चीज है, कंपनी ओनरशिप दे रही है, हमें को ओनरशिप दे रही है। एक साल पहले वो को ओनरशिप 12 से 18 पैसे 20 पैसे की मिलती थी, आज वो को ओनरशिप 5 रुपए की मिल रही है। जिसे लेनी है वो ले। अगले महीने 1 मई से फिर से रेट में स्लैब में चेंजेस आ जाएंगे, फिर वो रेट बढ़ जाएगा, उसके अगले महीने फिर रेट बढ़ जाएगा। जिसको समझ में आ रही है अपॉर्चुनिटी, आज के टाइम में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपको दुनिया भर के सेक्टर के अंदर को ओनरशिप दे दे। को ओनरशिप दे दे। आप अगर को ओनरशिप की बात करें तो म्यूचुअल फंड आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर को ओनरशिप दे पाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्टेड कहां होता है? सिर्फ शेयर मार्केट में। आज जहां पूरी दुनिया के शेयर मार्केट की पिटाई हो रही है, धुलाई हो रही है, सारे सेंसेक्स सारे निफ्टी डाउन है, तो सेंसेक्स भी तो डाउन है पूरी दुनिया का। और जब सेंसेक्स डाउन होगा, ठीक है, तो चाहे वॉरेन बफे साहब हो, ठीक है, चाहे झुंझुनवाला हो इंडिया के, सभी के शेयर्स की पिटाई हो गई है, सभी के शेयर्स डाउन है। लेकिन दोस्तों, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने सारे पोर्टफोलियोज में शेयर मार्केट सिर्फ एक पोर्टफोलियो है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। सारे अंडे एक बास्केट में यहां भी नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि आंद्रे आवर्तव सर अपनी ट्रेनिंग में जो चीज बताते हैं, अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में जो चीज बताते हैं, वही चीज उन्होंने यहां पर अप्लाई की हुई है। अलग अलग सेक्टर में पैसा डाला है, कहीं से कम, कहीं से ज्यादा, कहीं से बहुत ज्यादा, कहीं से बहुत नुकसान, कहीं से बहुत फायदा। ओवरऑल चीजें चलती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आता जा रहा है, जो आता जाएगा। अब पीछे कुछ लोगों का सवाल, अभी मैंने सवाल किया था कुछ लोगों को कि भाई डिविडेंड नहीं आ रहे। भैया इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर के अंदर नहीं है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी मुझे बताइए, लॉकडाउन की स्थिति में जितना भी कंपनी ने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया था, गोल्ड माइंस में, डायमंड माइंस में, ठीक है, और सुशी मास्टर रेस्टोरेंट की कितनी सारी चेंज कंपनी ने अभी खोली है लगातार, ठीक है, उसके अलावा जो और सेक्टर है, जैसे आपका बसाल्ट के प्रोडक्शन है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें तो प्रोडक्शन देना बंद कर दिया ना उन्होंने। ये सारी चीजें, गोल्ड माइन, डायमंड माइन, इनमें तो काम होना बंद हो गया ना, तो वहां से तो पैसा नहीं निकलेगा ना। लेकिन कंपनी में नया नया फंड अब भी जनरेट होके आ रहा है ना। हम लोग लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं, कंपनी ने नए ऑफर निकाले हुए हैं। आप पांच पांच डायरेक्ट एंट्री कीजिए, आपको 350 यूनिट्स का इंसेंटिव मिलेगा विद इन 25 डेज। पता है सब लोगों को, एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन बोनस मिल रहा है। तो अगर अब नया फंड तो कंपनी में जनरेट होके आ रहा है ना, लेकिन वो इन पुराने सेक्टर्स में कंपनी नहीं डालेगी, क्योंकि डाल के वहां से आउटपुट नहीं आएगा, डाल ही नहीं सकती, वहां तो काम बंद है।
ठीक है ना? तो कहां लगाएगी फंड? बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो कंपनी को आज भी पैसा कमा के दे सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। या गोल्ड की ट्रेडिंग, अगर गोल्ड की बड़ी डील मिल रही है और गोल्ड सस्ता खरीद दिया, आगे महंगे बिक जाएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कंपनी आज भी पैसा लगा रही है। तो पैसा तो कंपनी के पास आ ही रहा है और जनरेट भी होगा। ठीक है, लेकिन कंपनी ने पीछे एक रूलिंग बनाई। वो रूलिंग ये थी कि अगर $1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं आएगा, 1 लाख यूनिट से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं आएगा, तो कंपनी उस पैसे को रीइन्वेस्ट करेगी। और वही कंपनी कर रही है। ठीक है। दूसरा, जो पीछे, अब तो लॉकडाउन की स्थिति है, पीछे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया। लॉन्ग टर्म यानी 4 से 5 साल। रिजॉर्ट में आज पैसा लग रहा है तो 4 साल बाद वो फल देने लायक बनेगा। पैसा 4 साल बाद रिटर्न आएगा ना, जब रिजॉर्ट बन जाएगा, जब वहां पर लोग किराए पे रहेंगे, हॉलीडे मनाने जाएंगे, तब रेवेन्यू जनरेट होगा, तब हमको मिलेगा ना। अब आप कहेंगे इतने वैसे वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाया ही क्यों, जिसमें इतना इतना देर में रिटर्न आता है? भैया, अगर सारी चीज पहले जल्दी प्रॉफिट देने वाले में लग जाती और मान लीजिए कोई ट्रेड गलत हो जाती, तो ये पैसा तो पब्लिक का पैसा है ना। इस पैसे, ये पैसे का नुकसान फिर आप ही लोग कहते ना, आप ही लोग आगे आके कहते कि साहब हम, आपने गलत ट्रेड करने की जरूरत ही क्या थी? भैया, 4 ट्रेड अच्छे हो रहे हैं तो 2 ट्रेड गलत भी हो सकते हैं ना। 4 ट्रेड अगर अच्छे हो रहे हैं तो 2 ट्रेड गलत भी हो सकते हैं ना। समझने की बात है, जरूरत है। ये एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रॉफिट आपको हमेशा आते रहेंगे। अभी प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, माइक्रो में है। धीरे धीरे प्रॉफिट्स बड़े होंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट्स बनेंगे, तो आपको बड़े प्रॉफिट्स दिखाई देंगे। थोड़ा समय लगेगा, और जब ये प्रॉफिट्स आएंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि हम क्रिप्टो यूनिट्स को एक्सचेंज पे, एक्सटर्नल एक्सचेंज पे जाने के बाद भी इसको सेल आउट करें, बेचे, क्योंकि आपको रेगुलर प्रॉफिट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कीजिए, ऐसा मार्वलस कॉन्सेप्ट आज तक के नेटवर्किंग के इतिहास में कभी आया नहीं है। और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक जरिया है यहां पर फंड कलेक्शन का और इन प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने का। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है मल्टी लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट में। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप लोगों ने अगर काम किया होगा तो आप लोगों ने जिंदगी भर उनके प्रोडक्ट परचेज किए हैं, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो या वर्चुअल प्रोडक्ट हो, आपने प्रोडक्ट परचेज किए हैं और उनको पैसा दिया है। आपने प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, साथ में आपने जिन लोगों को रेफर करा, बस वो रेफर इनकम आपको मिली। आपको कभी मालिकाना अधिकार नहीं मिला, आपको कभी ओनरशिप नहीं मिली। यहां भी आप रेफर कर रहे हैं, रेफर इनकम आपको मिल रही है, साथ में आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, दैट इज एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। और साथ में आपको सह मालिकाना अधिकार भी मिल रहा है, आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है। कभी एमवे में, ओरिफ्लेम में, हर्बल लाइफ में, या जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उन्होंने आज तक चल रही है, माइलस्टोन क्रिएट करा उन्हें, 25-25 साल हो चुके हैं। बहुत करोड़पति, अरबपति, करोड़पति दुनिया में दिए, अरबपति तो नहीं, करोड़पति दुनिया में दिए होंगे उन्होंने, बहुत दिए होंगे, लेकिन कभी भी सह मालिकाना अधिकार नहीं मिला किसी को भी। उस कंपनी में पार्टनरशिप नहीं मिली। एमवे कंपनी ने, पीछे वैलेंटीन आए थे, वैलेंटीन जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, मुझे बहुत हिट करा था, मैं हमेशा उसको याद कर रहा हूं। एमवे कंपनी ने करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए एमवे कंपनी से। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड की टॉप फॉर्च्यून कंपनीज में आती है एमवे कंपनी। लेकिन उससे जो लोगों ने पैसा कमाया, ठीक है, और उसके बाद जब उसका दायरा बहुत बड़ा हो गया, तब उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया अपना। अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया और करोड़ों रुपए लोगों ने उसके आईपीओ स्टॉक में लगाया, क्योंकि सक्सेसफुल कंपनी में सब लोग पैसा लगाना चाहते हैं। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंपनी में सब पैसा लगाना चाहते हैं। एमवे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, उसके अंदर लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन उसकी ओनरशिप किसे मिली? जिन लोगों ने उसके आईपीओ में पैसा लगाया। उन लोगों को बिल्कुल भुला दिया गया जिन लोगों ने उस कंपनी के प्रोडक्ट खा खा के, बेच बेच के, रेफर कर करके उसको इतना बड़ा बनाया था। वो लोग कहीं भी नहीं है। वो लोग आज कहीं भी नहीं है, उनकी कोई नाम लेवा नहीं है। ये समझने की बात है।
तो हम यहाँ एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी में है जिसके इनिशिएटर हम हैं। आज इसके डुप्लीकेट्स भी मार्केट में आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, डुप्लीकेट्स भी मार्केट में है आज, जो क्राउड फंडिंग के रूप में लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिए, जो इनिशिएटिव लेता है वही सक्सेसफुल होता है। आंद्रे सर का दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है, वो एक बहुत विजनरी शख्सियत है। किस तरीके से ब्यूटीफुली वो इस प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में किस तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से वो उसको उस पे लेकर आएंगे। तो किस तरीके से आंद्रे सर उसको, इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं, को ओनरशिप देते जा रहे हैं, फंड आता जा रहा है, वो प्रोजेक्ट्स में लगता जा रहा है, उनसे प्रॉफिट आता जाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूं जो मेरा माइंडसेट कहता है, जब एक्सचेंज आने वाला होगा ना, उससे कुछ महीने पहले से अच्छे पैसे आपको डिविडेंड के रूप में मिलने शुरू हो जाएंगे। तभी आपका मन डूल जाएगा, नहीं हमें तो सेल करना ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ना एक्सचेंज कब आएगा, एक्सचेंज कब आएगा। क्या करना है एक्सचेंज में, बेचना है कैसे भाई? ये जनरेशन एंड जनरेशन के लिए डिविडेंड पैदा करके देगी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले टाइम में, जब एक्सचेंज पे आ जाएगा। अभी बोनस प्रॉफिट इसको हम जानते हैं, आने वाले टाइम में डिविडेंड देगी ये लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, समझने की जरूरत है इस अपॉर्चुनिटी को, जो आज भी नहीं समझ रहे हैं। और एक बात और बताता हूं, एक बात मैं और बताता हूं आपको, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इस प्रोजेक्ट में हम लेट हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिटकॉइन 6 रुपए का ही बिकता था, 60 रुपए का भी, 600 रुपए का भी, 6,000 रुपए का भी, 60,000 रुपए का भी, 6 लाख का बिक रहा है, 60 लाख का भी जाएगा, 6 करोड़ भी जाएगा। क्यों? सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बिटकॉइन की फॉर्मेशन है वो कम होती जा रही है, और डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रांजैक्शंस को इजी करने के लिए क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में दुनिया की जरूरत है। तो क्रिप्टो करेंसी की हमेशा डिमांड रहेगी, बिटकॉइन की हमेशा डिमांड रहेगी, और जब डिमांड रहेगी, सप्लाई कम होती जाएगी, तो प्राइस इंक्रीज होगी। हमारी भी सप्लाई लिमिटेड है 8,000 करोड़, सॉरी, हाँ ठीक है ना, 80 बिलियन हमारी भी सप्लाई लिमिटेड है। डिमांड मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ती जा रही है, प्राइस भी बढ़ती जा रही है। इमेजिन कीजिए, जो भी व्यक्ति आज से 5 साल बाद भी इसके अंदर आ रहा होगा ना, जब एक सीआरयू की प्राइस सपोज $100 होगी, एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी ये सोच के सीआरयू खरीद रहा होगा कि मुझे सीआरयू खरीद के बेचना नहीं है, क्योंकि उस समय एक सीआरयू अगर $100 का होता है, सपोज एक सीआरयू अगर $100 का होता है, तो उस समय डिविडेंड उस हिसाब से मिल रहा होगा एक सीआरयू पे। तो जो व्यक्ति एंटर होगा, वो ये सोच के सीआरयू को सेल नहीं करेगा कि मुझे डिविडेंड कमाना है आने वाली जनरेशन के लिए, तो मैं उसे होल्ड करके सेल नहीं करूंगा। हालांकि सेल करने का ऑप्शन होगा, तब भी वो सेल नहीं करना चाहेगा। ये चीज है, तो एक ऐसी चीज बना दी है। आज बिटकॉइन को क्यों सब लोग सहेज के रखते हैं? क्योंकि बिटकॉइन की ग्रोथ लोगों ने देखी है, इसकी सीआरयू की भी आप ग्रोथ देख रहे हैं। हालांकि अभी इंटरनल ग्रोथ है, आने वाले टाइम में जब ये एक्सटर्नल एक्सचेंज पे आएगी और तब तक डिविडेंड बहुत अच्छे आ रहे होंगे, लोग बेचना अपने दिमाग से भूल जाएंगे। यही कंपनी करना चाहती है, और यही होगा आने वाले टाइम में, आप देखेंगे।